हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो अगर आप भी बायो क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? बिलियन की मोलरता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, बिलियन की मोलरता को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। उत्तर क्या होगा इसका? 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से शो करते हैं। ठीक है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता इक्वल विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। तापमान बदलने पर मोलरता का मान बदल जाता है, क्योंकि आयतन जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। क्योंकि आयतन तापमान पर निर्भर करता है तो इसीलिए तापमान बदलने पर मोलरता का मान बदल जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या है? राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। ठीक है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। उत्तर देखो इसका। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, किसके? विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। गणितीय रूप में देखो, गणितीय रूप में P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल n अपॉन स्मॉल n प्लस n। यह नियम तनु विलयनों पर भली भांति लागू होता है और इसके द्वारा विलय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा विलय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता को समझाइए। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता को समझाइए। उत्तर देखो इसका। किसी चालक के एकांक घन सेंटीमीटर के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के एकांक घन सेंटीमीटर के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम-1 सेंटीमीटर -1 होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम-1 सेंटीमीटर -1 होता है। किसी विलयन के 1 ग्राम मोल विलय, किसी विलयन के 1 ग्राम मोल विलय युक्त उस आयतन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं जिसमें वह घुला है। ठीक है, मोलर चालकता का मात्रक ओम-1 सेंटीमीटर 2 स्क्वायर मोल -1 होता है। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है। तो जब उसकी तनुता बढ़ाएंगे तो उसकी विशिष्ट चालकता घट जाएगी और मोलर चालकता बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखो, संख्या 4 क्या है? कोलराउस का नियम क्या है? इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। उत्तर देखो। कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसका उपयोग दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने और उनकी वियोजन की मात्रा की गणना करने में किया जाता है। ठीक है, उनकी वियोजन की मात्रा की गणना करने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। उत्तर देखो इसका। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। इसके वेग स्थिरांक k का व्यंजक क्या होता है? k इक्वल 2.303 अपॉन t इंटू log 10
ब्रैकेट में A/A-X होता है। ठीक है, इसकी अर्ध आयु काल T½ = 0.693/K अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या है? आभासी छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है? आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है? उत्तर देखो, वे अभिक्रियाएं जिनकी आणुकता तो 2 या 2 से अधिक होती है। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनकी आणुकता तो 2 या 2 से अधिक होती है परंतु उनकी कोटि 1 होती है, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ऐसा तब होता है जब एक अभिकारक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, ऐसा तब होता है जब एक अभिकारक अधिकांश मात्रा में उपस्थित होता है जिससे उसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है। उदाहरण के लिए गन्ने का प्रतिलोमन, सुक्रोज का जल अपघटन। उदाहरण के लिए गन्ने का प्रतिलोपन और सुक्रोज का जल अपघटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, लैंथेनाइड आकुंचन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कारण लिखिए। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है? उत्तर देखो इसका, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक और परमाणुवीय त्रिज्याओं में नियमित कमी होती है जिसे लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। इसका मुख्य कारण 4f कक्षकों का दुर्बल आवरण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट है। 4f कक्षकों का दुर्बल आवरण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट है जिसके कारण नाभिकीय आवेश का आकर्षण बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश का बाहरी आकर्षण बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के गुण समान हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? कारण दीजिए। डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? उत्तर देखो इसका, डी ब्लॉक या संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं क्योंकि उनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके डी संक्रमण करते हैं और बचा हुआ प्रकाश रंग के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जो बचा हुआ प्रकाश होता है वो रंग के रूप में दिखाई देता है, इसीलिए इनके आयन रंगीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, वर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत लिखिए। वर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत क्या होता है? उत्तर देखो इसका, वर्नर के अनुसार उपसह संयोजक यौगिकों में धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। पहली, प्राथमिक संयोजकता आयनित होने योग्य जो ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी द्वितीयक संयोजकता जो अनआयनित जो समन्वय संख्या को दर्शाती है और अंतरिक्ष में निश्चित दिशाओं में होती है। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता। अब देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, किलेट प्रभाव क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। किलेट प्रभाव, उत्तर देखो इसका, जब कोई बहुदंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक उपसह संयोजक बंध बनाकर एक बलीय जैसी संरचना बनाता है तो इस चक्रीय यौगिक को कीलेट यौगिक कहते हैं और इस प्रभाव को किलेट प्रभाव कहते हैं। ठीक है, किलेट संकुल सामान्य संकुलों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, अधिक स्टेबल होते हैं। उदाहरण के लिए एथिलीन एमीन। ठीक है, एथिलीन एमीन के साथ कॉपर का संकुल। ठीक है, एथिलीन एमीन के साथ कॉपर का संकुल। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11, क्या है? SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में मुख्य अंतर लिखिए। ठीक है, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में मुख्य अंतर। उत्तर देखो इसका, SN1 अभिक्रिया एकाणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन 2 चरणों में होती है। कितने? 2 चरणों में होती है और इसका वेग केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है। इसमें कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है। वहीं पर SN2 अभिक्रिया में क्या होता है? द्विगुणित
नाभिकीय प्रतिस्थापन। और ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। कितने? एक ही पद में संपन्न होती है, जिसमें आक्रमण और निष्कासन साथ साथ होता है और इसमें विन्यास का प्रतिलोपन यानी इन्वर्जन होता है। ठीक है, विन्यास का प्रतिलोपन इन्वर्जन होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12 क्या है? वोल्टेज अभिक्रिया तथा फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया समझाइए। वोल्टेज अभिक्रिया तथा फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया समझाइए। उत्तर देखो इसका। वोल्टेज अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? तो उच्च एल्केन बनते हैं। ठीक है, तो उच्च एल्केन बनते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्या होती है? जब बेंजीन या उसकी व्युत्पन्न की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से कराई जाती है तो एल्किलित या एसिलित बेंजीन बनती है। ठीक है, एल्किलित या एसिलित बेंजीन बनती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं? उत्तर देखो इसका। फिनॉल में हाइड्रोक्सी समूह यानी OH सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। तो जब फिनॉल एक प्रोटॉन त्यागता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है। अनुनाद के कारण फिनॉक्साइड आयन में ऋणावेश विलोमीकृत डिलोक्लाइड हो जाता है। विलोमीकृत, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन में ऋणावेश विलोमीकृत हो जाता है, डिलोक्लाइड हो जाता है, जिससे फिनॉक्साइड आयन अत्यधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14 क्या है? रीमर टीमैन अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। रीमर टीमैन अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। उत्तर देखो इसका। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म यानी CH3 और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ लगभग 340 के केल्विन ताप पर कराई जाती है तो सैलिसैल्डिहाइड यानी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। यह एरोमेटिक बलिया में फॉर्मिल समूह यानी CHO प्रवेश कराने की विधि है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को रीमर टीमैन रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 15 एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखिए। उत्तर देखो। प्रयोगशाला में एसीटोन कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आश्वयन द्वारा बनाया जाता है। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट देता है। ठीक है, अपघटित होकर एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट देता है। इसका समीकरण देखो। CH3COO का होल्ट वाइज Ca, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 का होल्ट वाइज 2CO प्लस CaCO3। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसे प्रभाजी आश्वयन द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रभाजी आश्वयन द्वारा इसे शुद्ध कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए। कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए। उत्तर देखो। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी परमाणु नहीं होते, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सांद्र क्षार NaOH या KOH के साथ गर्म करने पर स्वयं ऑक्सीकरण और अपचयन विषम अनुपतन दर्शाते हैं। ठीक है, क्या दर्शाते हैं? विषम अनुपतन दर्शाते हैं। इसमें एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, दूसरा अणु जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो इसका। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हिंडसबर्ग परीक्षण द्वारा इनमें अंतर किया जाता है। पहला देखो, प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ऐसा उत्पाद बनाते हैं जो क्षार में घुलनशील होता है। दूसरा देखो, द्वितीयक एमीन का उत्पाद क्षार में अघुलनशील होता है। और तीसरा, तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर देखो, जब प्राथमिक एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ की जाती है, KOH के साथ की जाती है, तो अत्यंत दुर्गंधयुक्त तो आइसोसाइनाइड कार्बिल एमीन बनता है। समीकरण क्या होगी इसकी? RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH क्या बनेगा? RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। यह प्राथमिक एमीन की पहचान करने का परीक्षण है। ठीक है, यह प्राथमिक एमीन की पहचान करने का परीक्षण है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19। ग्लूकोज की खुली श्रृंखला की संरचना के पक्ष में दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। ग्लूकोज की खुली श्रृंखला की संरचना के पक्ष में दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। उत्तर देखो, पहला देखो, ग्लूकोज की HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर N हेक्सेन बनता है, जो यह सिद्ध करता है कि इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है। और दूसरा, ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्रिया कराने पर ऑक्साइम बनता है, जो कार्बोनिल समूह CO की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20। DNA और RNA में मुख्य अंतर लिखिए। उत्तर देखो इसका, पहला क्या है? DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, जबकि RNA में राइबोज शर्करा होती है। और DNA में नाइट्रोजन क्षारक थाइमिन T होता है, जबकि RNA में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तीसरा अंतर देखो दोनों में, DNA मुख्यतः द्विकुंडलिनी डबल हेलिक्स से संरचना होती है और आनुवंशिक सूचनाओं को संचित रखता है, जबकि RNA क्या करता है? RNA एकल कुंडलित होता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, RNA एकल कुंडलित होता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो ये थे DNA और RNA में 3 मुख्य अंतर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।